पिछले साल जो टीम आईपीएल फाइनल में सिर्फ 6 रन से हारी थी ना, जिसका मतलब 19 साल का खिताब जीतने का सपना एक बार फिर आखिरी सीढ़ी पर आकर टूट गया था। हाँ, वो वाकई बहुत दर्दनाक था। बिल्कुल दर्दनाक था। लेकिन आंकड़े बताते हैं कि उसी फ्रेंचाइज की ब्रांड वैल्यू आज सारी टीम्स के मुकाबले सबसे तेजी से बढ़ रही है। लगभग 39.6% का उछाल आया है। वही तो, मतलब स्पोर्ट्स फाइनेंस का ये एक अजीब ही रूल है। एक ऐसी हार जिसने उन्हें डुबाने के बजाय 141 मिलियन डॉलर्स यानी लगभग 1195 करोड़ रुपए का ब्रांड बना दिया। ऐसा आखिर कैसे हो सकता है कि मैदान पर आखिरी पल में मिली शिकस्त बोर्ड रूम में कितनी बड़ी जीत बन जाए? देखो, ब्रांड वैल्यू सिर्फ इस बात से नहीं बढ़ती कि आपने कितनी ट्रॉफीज उठाई हैं, बल्कि इस बात से बढ़ती है कि आपका एंटरटेनमेंट फैक्टर कितना बड़ा है। फोर्ब्स और हॉलीहॉर्न लोकी की जो डिटेल फाइनेंशियल वैल्यूएशन रिपोर्ट्स आई है ना, वो इस बात का सबूत है। अच्छा? हाँ, ब्रॉडकास्टर्स और स्पॉन्सर्स उन टीम्स के पीछे भागते हैं जो प्राइम टाइम पर दर्शकों को बांध कर रख सकें। चलिए इसे थोड़ा अनपैक करते हैं। आज की ये इन डेप्थ चर्चा किसी भी ऐसे व्यक्ति के लिए एक मास्टर क्लास है जो डेटा, स्ट्रेटजी और कमबैक स्टोरीज में दिलचस्पी रखता है। बिल्कुल, और हमारे पास इस पूरे विश्लेषण के लिए काफी सॉलिड सोर्सेज हैं। हाँ, हमारे पास बीसीसीआई के ऑफिशियल आंकड़े हैं, बिजनेस स्टैंडर्ड की डिटेल्ड स्वॉट एनालिसिस है और स्पोर्ट्स टक की लेटेस्ट टीम न्यूज भी है। और वो फोर्ब्स और हॉलीहॉर्न लोकी की फाइनेंशियल वैल्यूएशन रिपोर्ट्स तो हैं ही। राइट। तो हमारा विजन आज ये समझना है कि 2025 की उस दर्दनाक हार के बाद क्या पंजाब किंग्स ने आखिरकार खिताब जीतने का फॉर्मूला क्रैक कर लिया है? क्योंकि 3 जून 2025 को नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जो कुछ भी हुआ वो किसी भी टीम का मनोबल तोड़ने के लिए काफी था। वही ना, शशांक सिंह ने आखिरी ओवर्स में 61 रन की नाकाबिले शिकस्त यानी अनबीटन आतिशी पारी खेली थी, फिर भी टीम 6 रन से हार गई। वो मैच सच में एक साइकोलॉजिकल टेस्ट था। एक ऐसी टीम जो लीग स्टेज में नंबर 1 पर थी, जिसके पास 9 जीत का कॉन्फिडेंस था, वहां सिर्फ 6 रन की दूरी से हार जाना एक बड़ा सदमा होता है। सही बात है। आमतौर पर ऐसी हार के बाद तो फ्रेंचाइजेस पैनिक मोड में आ जाती हैं, है ना? एकदम, वो अपने कप्तान बदल देती हैं, कोचेस को निकाल देती हैं, पूरा सिस्टम रीसेट करने की कोशिश करती हैं। लेकिन पंजाब किंग्स ने इस बार कुछ अलग किया। और यहाँ वो फोर्ब्स रिपोर्ट वाली बात और दिलचस्प हो जाती है। मुझे तो ये पूरी सिचुएशन एक स्टार्टअप जैसी लगती है। स्टार्टअप? वो कैसे? जैसे मान लीजिए कि एक टेक स्टार्टअप है जिसका प्रोडक्ट लॉन्च डे पर थोड़ा सा चूक गया, जैसे लॉन्च के वक्त सर्वर क्रैश हो गया हो। हाँ, समझ रहा हूँ। लेकिन उनका प्रोटोटाइप और उनका डिसरप्टिव आइडिया इतना जबरदस्त था कि इन्वेस्टर्स को उसकी पोटेंशियल इतनी पसंद आई कि उन्होंने वैल्यूएशन आसमान पर पहुंचा दी। उनका फियरलेस अप्रोच लोगों को पसंद आया। यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि कैसे क्रिकेट में ऑन फील्ड सक्सेस और ये फियरलेस अप्रोच सीधे तौर पर ऑफ फील्ड ब्रांड वैल्यू को बढ़ाता है। जब कोई टीम लगातार 200 के स्ट्राइक रेट से खेलने का रिस्क लेती है तो मैच कभी बोरिंग नहीं होता। वही तो, ड्रीम 11, जियो जैसे बड़े स्पॉन्सर्स को यही चाहिए। बिल्कुल, उन्हें आई बॉल्स चाहिए। टिकट सेल्स बढ़ रही हैं क्योंकि फैंस को पता है कि पीबीकेएस का मैच है तो ड्रामा और एक्शन गारंटीड है। और इसी फाइनेंशियल मसल ने उन्हें 2026 के मेगा ऑक्शन में एक ऐसी ताकत दी जिसका असर हमने उनकी बिडिंग स्ट्रेटजी में देखा। राइट, मेगा ऑक्शन। उसका नाम आते ही दिमाग में सबसे पहला आंकड़ा जो आता है वो है 26.75 करोड़ रुपए। श्रेयस अय्यर पे लगाया गया वो दाव। हाँ, जो आईपीएल हिस्ट्री का दूसरा सबसे महंगा खिलाड़ी खरीदने का रिकॉर्ड बन गया। लेकिन थोड़ा रुक के सोचते हैं इस पर। मेगा ऑक्शन में हर फ्रेंचाइज के पास एक फिक्स्ड सैलरी कैप होता है। इस बार ये पर्स 125 करोड़ का था। और इसका मतलब है हर एक रुपए का हिसाब रखना पड़ता है। एग्जैक्टली। पंजाब किंग्स ने अपने 125 करोड़ में से लगभग 121.5 करोड़ सिर्फ अपने कोर ग्रुप को बचाने और नए खिलाड़ी जोड़ने में लगा दिए। श्रेयस अय्यर 2025 में 604 रन के साथ टॉप स्कोरर जरूर थे और उनकी कैप्टनसी लाजवाब थी, पर क्या इतनी बड़ी कीमत चुकाना सच में एक स्मार्ट मूव है? अगर आप ऑक्शन टेबल के डायनामिक्स देखें तो ये काफी हद तक जस्टिफाई होता है। एक ऐसा भारतीय कप्तान जो मिडिल ऑर्डर को एंकर करे और स्पिनर्स के खिलाफ लंबा खेले, वो एक रेयर कमोडिटी है। पर क्या ये बाकी स्क्वाड बिल्डिंग के लिए बजट कंस्ट्रेंट्स पैदा नहीं करता? देखो, उन्होंने सिर्फ अय्यर पर खर्च नहीं किया। अर्शदीप सिंह और युजवेंद्र चाहल दोनों को 18 करोड़ में रिटेन किया गया है। हाँ, अर्शदीप ने 2025 में 21 विकेट लिए थे। बिल्कुल,
और उसके बाद मार्कस स्टोइनिस को 11 करोड़ और मार्को जैनसन को 7 करोड़ में साथ रखा। और ऑक्शन पर्स में से उन्होंने बेन वॉशेस को 4.4 करोड़ में लिया। तो आपका मतलब है उन्होंने अपने रिसोर्सेज को स्मार्टली एलोकेट किया। अगर हम इसे बड़ी पिक्चर से जोड़कर देखें तो एक स्टेबल कोर ही चैंपियनशिप जीतने की पहली शर्त होती है। श्रेयस अय्यर और कोच रिकी पॉन्टिंग की जोड़ी एक विनिंग कल्चर बना रही है। पर मुझे यहाँ एक छोटी सी उलझन हो रही है। मान लीजिए कि आपने एक बेहद महंगी और बेहतरीन स्पोर्ट्स कार खरीद ली। आपने कार के इंजन और बॉडी पर अपना लगभग आधा बजट लगा दिया, लेकिन अब आपके पास उसमें हाई क्वालिटी टायर्स लगाने के लिए पैसे ही नहीं बचे हैं। अच्छी एनालॉजी है ना? 125 करोड़ में से लगभग 62.75 करोड़ तो सिर्फ इन 3 खिलाड़ियों अय्यर, अर्शदीप और चहल पर चले गए। वही T20 क्रिकेट की नई स्ट्रैटेजी है। आधुनिक क्रिकेट में मैच एवरेज खिलाड़ी नहीं बल्कि एलीट मैच विनर्स जिताते हैं। ये एक कैलकुलेटेड रिस्क है। तो इस ब्लूप्रिंट की सबसे बड़ी ताकत क्या है फिर? बिजनेस स्टैंडर्ड की स्वॉट एनालिसिस एक बहुत ही इंटरेस्टिंग तस्वीर पेश करती है यहाँ। हाँ, उनकी एनालिसिस काफी डिटेल थी। उनके हिसाब से इस टीम की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ इनकी विदेशी ऑलराउंडर्स की फौज है। स्टोइनिस, जैनसन, अजमतुल्ला उमरजई, मिचेल ओवेन और वो नए ऑजी टैलेंट कूपर कॉर्नली, जिनको 3 करोड़ में लिया गया। ये टीम को जबरदस्त फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं। वही, ऐसा लगता है जैसे उन्होंने फ्लेक्सिबिलिटी को अपना मुख्य हथियार बना लिया है। किसी भी ऑपोजिशन के पास ऐसी डेप्थ देखने को नहीं मिलती। हैरात की बात यह है कि ये विदेशी ऑलराउंडर्स कप्तान को टैक्टिकल शिफ्ट्स करने की आजादी देते हैं। T20 में मैच की स्थिति के हिसाब से प्लान्स बदलना सबसे मुश्किल होता है। अगर 2 विकेट्स जल्दी गिर गए तो उमरजाई और स्टोइनिस इनिंग्स को स्टेबलाइज कर सकते हैं। और अगर आखिरी ओवर्स में लंबे शॉट्स चाहिए तो जैनसन और ओवन है। बिल्कुल, लेकिन एक तरफ जहां टीम के पास मजबूत कोर है, दूसरी तरफ कुछ ऐसे गैप्स हैं जो पूरी कैंपेन को हिला सकते हैं। हाँ, ये वीकनेस वाली बात जरूरी है। स्पोर्ट्स तक की एक लेटेस्ट रिपोर्ट आई है और उस रिपोर्ट के मुताबिक न्यूजीलैंड के स्टार पेसर लॉकी फर्गसन आने वाले बच्चे के जन्म की वजह से यानी पैटर्निटी लीव पर होने के कारण शुरुआती 7 मैचेस मिस करेंगे। ये एक काफी बड़ा झटका है उनके लिए। तो इन सब का आखिर मतलब क्या है? शुरुआती 7 मैचेस का मतलब है पूरे लीग स्टेज का आधा हिस्सा। क्या किसी बड़े टूर्नामेंट के पहले आधे हिस्से में अपने मुख्य फास्ट बॉलर के बिना खेलना एक डिजास्टर रेसिपी नहीं है? एक लीड पेसर का ना होना बैलेंस तो हिलाता है। फर्गसन सिर्फ पेस नहीं लाते, वो पार्टनरशिप्स तोड़ते हैं। लेकिन पीबीकेस के पास ऑप्शंस हैं जो इस गैप को भर सकते हैं। जैसे उनके पास अर्शदीप तो हैं ही, साथ में जेवियर बार्टलेट, बेन डॉर्शविस और यश ठाकुर जैसे ऑप्शंस हैं। एडेप्टेबिलिटी इनकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। उन्होंने बैकअप्स अच्छे सोचे हैं। फास्ट बॉलिंग का मसला अगर हल हो भी जाए तो एक और बड़ा रिस्क है जो इस साल पंजाब किंग्स की किस्मत तय करेगा। आप इन एक्सपीरियंस की बात कर रही हैं? हाँ, टीम कप्तान श्रेयस अय्यर के अलावा काफी हद तक अनुभवहीन यानी इनएक्सपीरियंस्ड इंडियन बैटर्स पर निर्भर है। प्रभ सिमरन सिंह, प्रियांश आर्या। प्रियांश ने तो पिछले साल मुल्लनपुर में 103 रन की पारी खेली थी। बिल्कुल खेली थी, और उनके साथ शशांक सिंह और निहाल वधेरा भी हैं। पर मुल्लनपुर की पिच का मिजाज बाकी भारतीय पिचेस से थोड़ा अलग है। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है कि कैसे ये युवा अपने होम ग्राउंड की कंडीशंस को मास्टर करते हैं। सही पॉइंट है। मुल्लनपुर में एवरेज स्कोर 170 के आसपास है और वहाँ पेसर्स को काफी मदद मिलती है। पेस और बाउंस दोनों है। इन युवा बैटर्स को पेस और बाउंस का सामना करना पड़ेगा। इससे एक बहुत जरूरी सवाल उठता है, आईपीएल जैसी हाई स्टेक्स लीग में क्या सिर्फ युवा जोश के भरोसे कप जीता जा सकता है, या क्रूशल मोमेंट्स पर तजुर्बे की कमी उन्हें फिर धोखा देगी? वही डर तो हमेशा रहता है युवा खिलाड़ियों के साथ। दबाव झेलना आसान नहीं होता। शांत रहना होगा। हाँ, ओनरशिप का भरोसा बहुत बड़ा फैक्टर है इसमें। केपीएच ड्रीम क्रिकेट प्राइवेट लिमिटेड ने फाइनली अपने स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज कर लिया है। बिल्कुल, मोहित बुरमन के पास 46% हिस्सा है और प्रीति जिंटा और नेस वाडिया दोनों के पास 23% और करण पॉल के पास 8%। पहले की तरह अब वो हर हार के बाद कैप्टन और कोच नहीं बदल रहे। ये स्टेबिलिटी ड्रेसिंग रूम में एक शांति लाती है। खिलाड़ियों को लगता है कि उनकी जॉब सुरक्षित है, तो वो और खुलकर खेलते हैं। तो इस सब को समेटते हुए अगर देखा जाए तो पीबीकेएस की ये कहानी किसी के लिए भी एक सीख है कि असफलता के बाद अपना सिस्टम कैसे दोबारा बनाया जाता है।
स्टेबल मैनेजमेंट, टारगेटेड रिटेंशन और डेटा बैक्ड ऑक्शन स्ट्रेटजी इनकी सबसे बड़ी जीत रही है। मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। उन्होंने अपनी वीकनेसेस को पहचाना और अपनी स्ट्रेंथ्स जैसे ओवरसीज ऑलराउंडर्स और यूथ पर भारी दांव खेला है। ये एक नया सिस्टम है। आखिरी पल में फिसलना कैसा लगता है ये उन्हें बेहतर कोई नहीं जानता, लेकिन चर्चा को खत्म करने से पहले एक सोचने पर मजबूर करने वाला विचार जरूर आता है। हमें देखा कि विदेशी ऑलराउंडर्स और युवा भारतीय खिलाड़ियों पर पीबीकेएस ने सब कुछ लगा दिया है, लेकिन क्या ये हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड अप्रोच आखिरकार उस 19 साल के सूखे को खत्म करेगी या प्रेशर के आगे ये नया सिस्टम भी बिखर जाएगा? ये तो वक्त ही बताएगा। मैदान पर उतरने के बाद ही असली टेस्ट होगा। बिल्कुल, इस सवाल को हम सुनने वालों के अपने आकलन के लिए छोड़ देते हैं। आज के इस इन डेप्थ डीप डाइव को यहीं विराम देते हैं। आने वाले मैचेस सब साफ कर देंगे। चर्चा में बने रहने के लिए शुक्रिया।